नमस्कार, मैं हूं हरिशन पटेल। आप देख रहे हैं एनकेपी न्यूज़। आज हमारे विशेष कार्यक्रम में हैं सरदार सेना और जनहित संकल्प पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल जी। आर.एस. पटेल जी सामाजिक संगठन के साथ साथ राजनीतिक पार्टी भी अब चला रहे हैं और आपका समाज के विकास में काफ़ी योगदान रहा है। आप हमेशा हर मुद्दों को लेकर के आंदोलन करते हैं और अभी जो नया यूजीसी पर जो समता कानून अभी आया है, इक्वलिटी रेगुलेशन जो है, उस पर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं और आप उसके समर्थन में हैं। तो हम आपसे जानेंगे कि ये रेगुलेशन एक्ट क्या है और समर्थन विरोध का ये राजनीतिक है या सामाजिक है, क्या चल रहा है मामला। सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय भाई साहब और एनकेपी न्यूज के दर्शकों को आज सरदार सेना के संस्थापक के रूप में और जनहित संकल्प पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आप सबका स्वागत करता हूं। दो तीन विषय जो आपने, पहला सवाल है कि क्या है एक्ट, क्या है रेगुलेशन। जो अभी यूजीसी इक्विटी एक्ट आया 2026, 13 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश के शिक्षा मंत्री ने ये 14 पेज का राजपत्र जारी किया। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जिन्हें ये जो राजपत्र जारी किया, इस राजपत्र को लेकर यूजीसी के इक्विटी गाइडलाइन को लेकर, समता समिति को लेकर आज पूरे देश में जो कोहराम मचा है, तथा कथित हिंदुओं द्वारा, सवर्णों द्वारा, 3% के लोगों द्वारा अथवा मुट्ठी भर लोगों द्वारा, पहला ऐसा ये रेगुलेशन मोदी जी के 11 सालों के कार्यकाल में पहली बार ऐसा लगा कि मोदी जी ने कुछ ओबीसी के लिए किया। लेकिन आज जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो सूचना आई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। हालांकि मुझे इसकी पहले अंदेशा था कि सरकार इस पर लचीलापन अपनाएगी। सरकार के जो सरकारी वकील होंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो निश्चित रूप से इस मुद्दे को लटकाएंगे। उनकी शिथिलता से सुप्रीम कोर्ट में मामला लटक जाएगा, ऐसा उम्मीद था और यही हुआ। अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की यह मूर्ख बनाने की ओबीसी के लिए सदैव की साजिश रही है ये। हालांकि आज ऐसा लग रहा है, इसके पहले की अगर हम बात करें आदरणीय संपादक महोदय, इक्विटी कानून, इक्विटी एक्ट, जो इक्विटी एक्ट है, समता समिति, विश्वविद्यालयों में एससी एसटी माइनॉरिटी के साथ हो रहे जातीय भेदभाव, जातीय अन्याय अत्याचार, जाति जुल्म ज्यादती को देखते हुए उनके निवारण के लिए कानून आया। हम आपको यह भी अवगत कराना चाहेंगे कि यह एक्ट वास्तव में बहुत शानदार एक्ट रहा। इसके दूसरे पेज पर अगर देखेंगे आप तो इस पे साफ साफ लिखा है राजपत्र में, उद्देश्य में, कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांग जनों, सीधे शब्दों में कहें तो इन पांचों स्तर के लोगों यानी एससी एसटी ओबीसी, दिव्यांग जनों तथा ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए भी यह इक्विटी एक्ट काम करेगा। लेकिन दुख इस बात का है इस देश में कि ये मुट्ठी भर लोग जो कल तक अभी कहा करते थे कि जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, लेकिन आज माननीय संपादक महोदय
एक इक्विटी एक्ट आता है और इनकी जो हिंदुत्व का असली चेहरा है, इनका जो सामंतवाद मनुवाद का असली चेहरा है इन मुट्ठी भर लोगों का, वो सामने आ जाता है। इनका हिंदुत्व की भावना आहत हो जाती है और हिंदुत्व का इनका चिथड़ा चिथड़ा हो जाता है। आज इसी को लेकर के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए लखनऊ के सूर्या होटल में, और बहुत शानदार पत्रकार साथियों ने अपनी बात रखी, उन्होंने सवाल किया और हमने जवाब भी दिया। 3-4 सवाल हैं, 3-4 विषय हैं जिसको हम आपके बीच में शेयर कर रहे हैं। इक्विटी कानून जैसा नाम है, समता समिति, यह बनाया गया शोषण जुल्म ज्यादती के न्याय के लिए। ये वही लोग हैं जो लोग आज सड़क आंदोलन कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जब 1990 में ठाकुर समाज से आने वाले, क्षत्रिय समाज के आने वाले बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए, तो प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए उस समय इन लोगों ने नारा दिया था। यही लोगों ने जो आज मुट्ठी भर लोग हैं, इन लोगों ने नारा, एक एक नारा गढ़ा था, एक एक। इन लोगों के नारे में बहुत कुछ छिपा हुआ है। अगर इसको आप देखेंगे, जब इन्होंने नारा दिया उसके बाद जब इन्होंने आरक्षण लागू किया, तो आरक्षण लागू के बाद इनका नारा बदल जाता है। ये नारा देते हैं कि राजा नहीं रंक है, देश पर कलंक है। आज कल बीपी सिंह का विरोध किए थे। 2008 में जब उच्च शिक्षण संस्थानों में, हायर एजुकेशन में अर्जुन सिंह ठाकुर समाज से आने वाले ने, हमारे महापुरुष के रूप में मैं उनको कहता हूं, उन्होंने ओबीसी को जब आरक्षण दिया तो भी यही मुट्ठी भर लोगों ने उनका भी विरोध किया था। पूरे देश में आंदोलन करवाया था इन लोगों ने। और आज जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने, ओबीसी समाज से आने वाले हमारे भाई ने, उच्च शिक्षा मंत्री ने, केंद्रीय मंत्री ने जब ये एक्ट लाया, तो ये लोग धर्मेंद्र प्रधान को गाली दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गर्दन काट लेने के लिए तलवार लहरा रहे हैं। मैं एक बात कह करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। ये क्यों है जरूरी इक्विटी एक्ट? ओबीसी समाज से आने वाला रोहित वेमुला, मुझे वो दिन भूला नहीं है। 2012 के बाद की केवल कहानी अगर बता दें तो सैकड़ों ओबीसी एसटी के लोग मौत के घाट उतरे। हायर एजुकेशन में, विश्वविद्यालयों में जुल्म ज्यादती अत्याचार हुआ। रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ ये पूरा देश और दुनिया जानता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पायल तड़वी की संस्थागत हत्या अभी हम भूले नहीं हैं, लेकिन इन जुल्म ज्यादती अत्याचार के लोगों को अगर हम आज जानते हैं क्यों विरोध कर रहे हैं। ये तमाम भाषणों को मैं 4 दिन से सुन रहा हूं इनके धरना का, तो मुट्ठी भर लोगों के, तमाम लोगों के भाषण में अंतिम बात जो आती है कि उन्हें एससी एसटी को इस एक्ट में शामिल होने से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उनको ओबीसी, उनका कहना है कि ओबीसी का नाम इस एक्ट में क्यों आया, उनसे उनको तकलीफ है। और एससी एसटी हमारे भाई, मैं कहता हूं एससी एसटी के साथ जब जुल्म होगा तो हम खड़े हैं, और ओबीसी के साथ जब जुल्म हुआ है तो हमारा एससी एसटी समाज, पूरा बहुजन समाज खड़ा है। एक सवाल आपसे महत्वपूर्ण है कि जब ईडब्ल्यूएस कानून बना है जी, वो सामान्य वर्ग की जातियों के लिए ही बना है जी, उसमें जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनेगा वो सामान्य वर्ग की जातियों के लिए ही बनेगा जी। उसमें ओबीसी की जातियों ने तो कोई विरोध नहीं किया, एससी ने कोई विरोध नहीं किया, तो उन्होंने क्यों विरोध नहीं किया? धन्यवाद आदरणीय संपादक महोदय। सबसे पहले मैं करेक्ट थोड़ा कर दूं, सामान्य कोई वर्ग नहीं है, ये हमारे देश के लिए एक झांसा है शब्द। ये कुछ लोग जो इस बात को गढ़ते हैं, मैं थोड़ी सी खंडन कर रहा हूं। कोई जनरल कैटेगरी नहीं है, कोई जनरल वर्ग नहीं, हमारे संविधान में इसका नाम नहीं है। 2 ही वर्ग है, एक अनरिजर्व, एक रिजर्व कैटेगरीज। अगर हम इसको दूसरे भाषा में कहें तो एक ओपन कैटेगरी है, एक रिजर्व कैटेगरी है। रिजर्व कैटेगरी में सब कैटेगराइज्ड है, एससी एसटी और ओबीसी।
अब अपर कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो जो ईडब्ल्यूएस आया वह असल में उसका नाम आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग के लिए है वो, लेकिन अंदर जाकर के उस वर्ग में लिखा है कि सवर्ण जातियों के लिए ही केवल ईडब्ल्यूएस है। जैसा कि नाम शब्द से समझना है, आर्थिक आधार पर कमजोर वर्गों के लिए ये है, कमजोर लोगों का वर्ग। लेकिन उसमें हम भी आ सकते थे, कुर्मी, कोयरी, ऐर, गड़ेरिया, धोबी, पासी, तेली, तमड़ी, चमार, दरगार, बिंद, पाती, जो आर्थिक वर्ग रूप से कमजोर है उनको भी आना चाहिए। लेकिन साजिश के तहत उन्होंने अंदर के पन्नों में इस गाइडलाइन में लिखा है कि ये सवर्णों के लिए केवल ईडब्ल्यूएस है। अब आपका उत्तर देने जा रहा हूं साहब। जब आपने कहा कि जब ईडब्ल्यूएस कानून बना तो हमारे एससी एसटी ओबीसी के नेताओं ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? साहब, हम संविधान को मानते हैं, हम संविधानवादी लोग हैं, हम देश के कानून को मानते हैं। ईडब्ल्यूएस भारत की चुनी हुई सरकार ने लोकसभा में पारित किया, राज्यसभा में पारित किया, राष्ट्रपति जी ने उस पर साइन किया, वो कानून बन गया। तो जो कानून, जो राष्ट्रपति साहब ने जिस चीज को साइन अप कर दिया, वो संविधान के अमेंडमेंट में दर्ज हो जाता है। हम, हमारे पुरखों ने जो संविधान बनाया है, हम अपने पुरखों के संविधान का इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। नहीं तो अगर इन कुछ टुच्चे पीजिए जो मुट्ठी भर लोग हैं, हम चाहते तो हम 90% लोग इस ईडब्ल्यूएस का वो विरोध करते कि एक झटके में खारिज करना पड़ता। लेकिन हम संविधान को मानते हैं आदरणीय संपादक महोदय। हमारे लिए हमारे पुरखों का बनाया हुआ संविधान सर्वोपरि है। ईडब्ल्यूएस में जो ये बताया गया कि ये कमजोर वर्गों के लिए है, इसका संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। जी हाँ, कोई जिक्र नहीं है। तो फिर इसका, अगर ये तो असंवैधानिक एक तरह से बनाया गया, तो इसका विरोध तो लोगों को करना ही चाहिए था। असल में मैं अगर इस पर आऊं तो निश्चित रूप से हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के खास तौर से कम एससी एसटी के 131 सांसद चुन के जाते हैं सुरक्षित सीटों से। उसमें किसी सरकार का कोई रोल नहीं है। कम से कम सुरक्षित सीटों पे जो चुन के गए हैं, सबसे पहले उनको विरोध दर्ज कराना चाहिए था। दूसरा, जो ओबीसी के सांसद हैं, नकारे, गुलाम, जो मंत्री सांसद हैं, इनको विरोध दर्ज कराना चाहिए था सदन में। लेकिन इन लोगों ने मेज थपथपा करके समर्थन दिया, तब जाके बिल पास हुआ। मैं कहना चाहता हूं, जनहित संकल्प पार्टी समाज के सौदेबाजों, सौदेबाज सांसदों, सौदेबाज नेताओं, समाज के सौदेबाज मंत्रियों, विधायकों और सांसदों का विरोध करती है। हम ऐसे जो सवर्णों के हाथे बिक जाते हैं, जो सरकार के कठपुतली बन के नाचते हैं, हम उनको सबक सिखाएंगे। जनहित संकल्प पार्टी और सरदार सेना आने वाले समय में सड़क से सदन तक हम मिसाल पेश करेंगे। एक गंभीर सवाल और है कि आपने देखा होगा कि सरकार के जो विरोधी आंदोलन होते हैं, उसमें दो तरह की घटनाएं सामान्य रूप से आती हैं। एक तो जब एससी एसटी या ओबीसी कोई आंदोलन करता है, तो उसमें पुलिस की गोलियों से कई लोगों की मौत की खबरें आती हैं। और वो जब जनरल कास्ट का कोई आंदोलन होता है, तो उसमें कोई इस तरह की घटनाएं, मारपीट की घटनाएं के वीडियो और घटनाएं सामने नहीं आती हैं। इसका कारण क्या है? क्या सरकार में शामिल जो अधिकारी हैं, वो लोगों की हत्याओं करने के लिए उतावले हो जाते हैं, या जो दूसरे पक्ष के इतना कमजोर हैं कि वो लोग दब जाते हैं? असल में संपादक महोदय, मेरा ऐसा मानना है, आजाद भारत को 79 ईयर्स कंप्लीट हो गए, 80 चल रहा है लगभग। आज जो हालात है, जहां तक मैं समझता हूं इसको, जो सवर्ण जातियां जब वो आंदोलन पे सड़कों पे उतरते हैं, तो पुलिस से लेके, चपरासी से लेके सुप्रीम कोर्ट तक उनको संरक्षण देने के लिए सामंतवाद प्रभावी रूप से स्थापित है। आज उसका उदाहरण माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।
जो आज रोक लगा है वो एक नायाब उदाहरण है। हमारा एससी एसटी ओबीसी का कोई व्यक्ति ज्ञापन देने के लिए अगर सड़क पे 150 लोग उतरते हैं तो लाठीचार्ज हो जाती है ज्ञापन देने के लिए। यहां तो मोदी जी को तलवार लहरा करके काटने की धमकी दी जा रही है। हमारे ओबीसी के भाई धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने ये राजपत्र जारी किया, उनको इतनी गाली, उनको मार डालने की जो बात की गई है। जब हमारे नेता सुरक्षित नहीं तो हमारी जनता कैसे सुरक्षित रहेगी साहब? ये सब मैं मानता हूं हमारे गुलाम नेताओं के कारण है। अगर हमारे सत्ता में पीछे के दिनों में जो भी एससी के या ओबीसी के नेता आए, अगर ये लोग व्यवस्थाओं में मीडिया घराना बनाए होते, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में अपने लोगों को स्थापित किए होते, तो ये दो जगह से हमारा समाज कमजोर है। मीडिया घराने में हमारी सरकारें जो आई वो कठपुतली बन के चली हैं, वो कभी भी मीडिया घराना नहीं बनाई। इस कारण हमारे लोगों का शोषण होता है। आपने एक चीज अभी नई घटना चर्चा में है, बुंदेलखंड में कभी अपनी सरकार चलाने वाले शिव कुमार पटेल दादू व महाराज का समय चल रहा है कि उनको एक वर्ग महाराज मानता है, पूजा करता है, दूसरा वर्ग उन्हें डकैत कहता है। तो इसको लेकर के एक भाजपा नेता की टिप्पणी पर इसमें बहुत द्वंद्व चल रहा है, तो उस पर आपका क्या मानना है? सबसे पहले संपादक जी मैं आपको क्लियर कर दूं, शिव कुमार ददुआ, शिव कुमार उर्फ ददुआ एक ऐसा नाम है जो शोषित पीड़ित होकर निकला हुआ नाम है। हमारे घरों में हमारे परिवारों को गोली मार दी जाती है, हमारे घरों में मां बहनों को उठा लिया जाता है। फूलन देवी के साथ जो कुछ हुआ वो दुनिया से छिपा नहीं है। फूलन देवी के साथ जो जुल्म ज्यादती अत्याचार हुआ वो किसने किया ये छिपा नहीं है, वही सवर्णों ने। फूलन देवी को लोग डकैत कहते, ये वही मानसिकता के लोग हैं कि जब आपका शोषण हो, आपके साथ रेप हो, आप उसका खिलाफत करेंगे, मुकाबला करेंगे तो आपको डकैत घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे जानने और मानने में जहां तक मेरी जानकारी है, ददुआ महाराज मैं मानता हूं, ददुआ महाराज ने जब जंगल का रास्ता अख्तियार किया, जब उनके परिवार के साथ जुल्म ज्यादती अत्याचार हुआ, गांव में मां बहनों के साथ जुल्म ज्यादती अत्याचार हुआ, तो ददुआ साहब के साथ कोई रास्ता नहीं था, कोई सरकारें सुनने को तैयार नहीं थी। ऐसे में आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? मेरे माँ के दामन पर कोई हाथ लगा दे, कोई मेरे पिता के दामन पे हाथ लगा दे और उसके बाद भी हम लोगों को मारा जाए, तो अंतिम रास्ता होता है हम उसका प्रतिकार करते हैं। और प्रतिकार करने में सत्ता पोषित लोग आपको गुंडा घोषित कर दें तो उसमें आपका दोष नहीं है, उस सत्ता पोषित लोगों का दोष है। सत्ता पोषित लोगों ने उनको गुंडा डकैत घोषित किया, न कि समाज ने घोषित किया। वो ददुआ महाराज, हजारों ऐसे उदाहरण हैं जहां दलित और पिछड़ों के बुंदेलखंड के उस धूनी पर जहां बहन बेटियों की शादियां नहीं होती थी, ददुआ महाराज के पास एक पत्र जाता था, किसी तरह जानकारी होता था तो पूरी व्यवस्था, पूरा संपदा ददुआ महाराज बेटियों को घर पहुंचा देते थे। मेरा ऐसा मानना है, मेरे नजर में वो वंचितों के मसीहा थे और उन लोगों के आताताइयों के नजर में जो सामंतवाद स्थापित रखना चाहते हैं, उन सामंतवाद का जिन्होंने प्रतिकार किया ददुआ ने, उनके नजर में ददुआ डकैत हो गए। मेरे नजर में सिर्फ मैं इतना जानता हूं कि वो वंचितों के मसीहा थे, क्योंकि वो वंचितों के लिए काम किया करते थे। आप अगर इस घटनाओं पर अध्ययन करें या देखें तो ददुआ को जो लोग डकैत करते हैं, दादू को जो डकैत कहते हैं, और वही लोग अनंत सिंह जो बिहार में, उनको छोटे सरकार कहते हैं। तो एक जो देखने का नज़रिया है कि कौन डकैत है, कौन क्या है, किसने अपनी परेशानियों से आगे आकर के फिर लड़ाई लड़ी, और फूलन देवी का नाम भी उसी में आता है। तो इस पर आपका क्या टिप्पणी रहती है कि जो एक छोटे सरकार रहेगा, एक ददुआ डकैत होगा? मैं उत्तर प्रदेश से ही उसका उदाहरण ले लेता हूं। बिहार में अनंत सिंह
सबके सामने का आपने उदाहरण बता दिया कि एक छोटे सरकार होता है और दूसरी तरफ ददुआ हो जाता है। अब मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार ने अपने जाति के अपराधियों को संरक्षण दिया है। जो पीछे कल तक अपराधी में गिने जाते थे, 100 केस थे और सरकार वापस ले लेती है। हर जिले दर जिले, जैसा समाज के लोग कहते हैं, सूत्रों के अनुसार जिले दर जिले वर्तमान सरकार के जो मुखिया हैं उन्होंने अपनी जाति के लोगों को संरक्षण दिया है। चंदौली में सुशील सिंह विधायक आज हैं, तमाम केसेज उनके ऊपर थी। बनारस में ब्रजेश सिंह, तमाम केसेस थी। मिर्जापुर में विनीत सिंह, सैकड़ों केस थी अपराध के, 302 के, डकैती के। जौनपुर में धनंजय सिंह, सैकड़ों केस थे। भदोई और प्रयागराज में उदयभान सिंह, सैकड़ों केस थे। जिले दर जिले अगर हम बात करेंगे तो हर जिले में इनके लोग जो सैकड़ों केस झेल रहे थे वो आज मसीहा बन गए हैं। तो इसका सिर्फ एक कारण है कि हमारे दलितों पिछड़ों की सरकारों ने हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं किया। जब इनकी सरकार आती है तो ये अपने लोगों को मसीहा घोषित करते हैं, और हमारे लोग जब सरकार आई तो हमारे लोगों ने अपने लोगों को न्यायपूर्वक नहीं किया, जिसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। जी हाँ, शिव कुमार और ददुआ, जो ददुआ महाराज भी है कहते हैं लोग, उनकी जो छवि थी, उनके नाम पर लोग अपने बच्चों का नाम दादू रखने लगे। उधर इलाके में आप कभी कभी जाके, जी हाँ, मैं जाता हूँ, अपने बच्चों को लोग दादू कह के बुलाते हैं। और उसको ये कोई नहीं है कि कुर्मी जाति के लोग कह रहे हो, आप ओबीसी एससी के पूरा दलित पिछड़ा, तो लोग भी कहते हैं। उस छवि में जो उनका नाम दादू महाराज रखा गया है, तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं फिर वही बात वापस आ जाता हूं संपादक जी, कि दादू महाराज का मतलब है न डरने वाला, दादू महाराज का मतलब है न दबने वाला, दादू महाराज का मतलब है सामंतवाद का अपने सिस्टम से जवाब देने वाला। दादू महाराज का मतलब है कि जो लोग हमारे माँ बहनों के ऊपर गलत नजर डालेंगे उनको उनके भाषा में जवाब देने वाला। इसलिए आज लोग सम्मान के प्रतीक से ददुआ जी को दादू महाराज के रूप में और अपने बच्चों का दादू महाराज के रूप में नाम रखते हैं। जनहित संकल्प पार्टी समाज के या देश के विकास के लिए उसका एजेंडा क्या है? हमारे संविधान में लिखा है, भारत की पहली ऐसी पार्टी आपको संविधान में मिलेगी जिसके संविधान में सब कुछ हमने दर्ज किया है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए विशेष प्राविधान के तहत वंचित वर्गों को इक्विलिटी के रास्ते सड़क से सदन तक पहुंचाकर वास्तविक विरासत, महापुरुषों की विरासत स्थापित करने के लिए जनहित संकल्प पार्टी बनाई गई है। महापुरुषों के धारा को स्थापित करके, जैसा बुद्ध जी, महात्मा बुद्ध चाहते थे, जैसा सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य चाहते थे, जैसे भारत की परिकल्पना, स्वराज की परिकल्पना छत्रपति शिवाजी महाराज चाहते थे, जैसी परिकल्पना राजमाता, हमारी राजमाता चाहती थी, जिजाऊ माँ, जैसी परिकल्पना ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख चाहती थी। इस देश में जैसी परिकल्पना समानता का दृष्टिकोण रखने वाले छत्रपति साहू जी महाराज चाहते थे, जैसी परिकल्पना, जैसा देश सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे, जैसा देश, जैसी धारा डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू कुशवाहा, पेरियार लल्लई यादव, मान्यवर कांशीराम तथा महामना डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा के साथ डॉक्टर सोनीलाल पटेल चाहते थे। हम अपने महापुरुषों की विरासत वाला देश बनाएंगे और वंचितों को उनके वास्तविक अधिकार के लिए जमीन से लेकर चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नियम स्थापित करेंगे। उस पर हम काम कर रहे हैं। अब तक आपने अपनी पार्टी के एजेंडे को लेकर के कितना आगे बढ़ पाए? बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के 200 सीटों पर
विधानसभा की 200 सीटों पर हमारी पार्टी जमीन में स्थापित हो जाएगी बहुत जल्द। अब तक हम 40 विधानसभाओं में अपने सिलेक्शन के आधार पर हमारी कमेटी, चूंकि सरदार सेना एक वैचारिक संगठन है, सरदार सेना ने बनाया जनहित संकल्प पार्टी। सरदार सेना का 10 सालों का 8 सालों का जो इतिहास संघर्ष का है, उसी संघर्ष के रास्ते जनहित संकल्प पार्टी जमीन में स्थापित हो रही है। सरदार सेना जैसे आपका सामाजिक संगठन है, सरदार सेना में क्या किसी एक जाति को लेकर के कर रहे हैं या संपूर्ण समाज के लोगों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? सरदार मतलब होता है नेतृत्वकर्ता और सेना मतलब होता है फौज। सरदार सेना मतलब होता है नेतृत्वकर्ताओं की फौज। देश में वर्तमान समय में आदरणीय संपादक जी गुलामों की फौज तैयार हो गई है और सरदार सेना नेतृत्वकर्ताओं की फौज तैयार कर रही है। उसमें संपूर्ण 90 वाले लोग, जगदेव बाबू कुशवाहा ने कहा था, धन धरती और राजपाट में 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, तो हम 90 की धारा पर काम कर रहे हैं। सरदार सेना की धारा को जनहित संकल्प पार्टी राजनीतिक रूप से आगे बढ़ा रही है। और आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? एनकेपी के शानदार दर्शकों को और माननीय संपादक महोदय को सबसे पहले हम आभार व्यक्त कर रहे हैं और हम सबको ये कहना चाहेंगे कि यह चैनल समाज का चैनल है, यह चैनल पिछड़ों का चैनल है, ये वंचितों की आवाज है। हम सब समाज के संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे।